लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाला युवा आज एक ही सवाल पूछ रहा है, एचपीएससी सिलेक्शन कमीशन या फिर रिजेक्शन कमीशन। भर्तियां निकलती हैं, उम्मीदें जगती हैं, लेकिन नतीजे आते आते सालों बीत जाते हैं और जब आते हैं तो सवाल और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1711 पदों की भर्ती हो या दूसरी परीक्षाएं, हर बार हरियाणा का युवा यही महसूस करता है। तैयारी उसकी है, इंतजार उसका है, लेकिन जवाबदेही कहीं और अटक जाती है। आज बात हरियाणा की में हम सवाल सिस्टम से पूछेंगे और आवाज उन युवाओं की बनेगी जिनके सपने अधर में लटके हैं। लेकिन उससे पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीसी की ओर से पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1711 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा को केवल 39 अभ्यर्थी ही पास कर पाए हैं। इन पदों के लिए 5000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन बाकी सभी 35% कट ऑफ तक नहीं ले पाए। इन 39 का इंटरव्यू अभी होना बाकी है। परिणाम जारी होने के बाद उठे बवाल और विपक्ष के आरोपों के बाद एचपीएससी ने कुछ ही घंटों के भीतर बाकी बचे 1672 पदों के लिए दोबारा भर्ती निकाल दी, जबकि निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। एचपीएससी लंबे वक्त से सवालों के घेरे में है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इस रिजल्ट ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया एचपीएससी और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं का हक छीना जा रहा है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी चेयरपर्सन को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि एचपीएससी ने नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है। अभी तक एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो एचपीएससी द्वारा हरियाणा के योग्य युवाओं को नौकरी देने के मकसद से की गई है। हरियाणा के युवा सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एचपीएससी उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है और उन्हें नालायक और नाकाबिल साबित करने पर तुली है। हरियाणा के युवा बेहद बुद्धिमान हैं, जो अपनी मेहनत से यूपीएससी जैसी बेहद कठिन परीक्षाओं को पास करके आईएएस, आईपीएस, जज और वैज्ञानिक बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। सवाल तो हैं और सवाल बहुत गहरे और गंभीर हैं। सवाल आज के भी नहीं है, ये आज तो मुद्दा इसलिए बना है कि पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली और अब एक बार फिर से एक और भर्ती में फिर से वही दोहराया गया जो पिछली भर्तियों में हुआ था। चर्चा की शुरुआत हम यहां पर करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 7 साल का लंबा इंतजार था जो खत्म होना था। इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। 2019 में यह भर्ती निकली थी, लेकिन उस वक्त सिरे नहीं चढ़ पाई, तो 2023 में फिर से भर्ती निकाली गई और जब 7 साल बाद रिजल्ट आ रहा था तो रिजल्ट ऐसा आया कि सिर्फ 39 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस गंभीर मुद्दे पर हम सवाल जवाब करेंगे, चर्चा करेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संदीप आजाद जुड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट श्वेता ढुल हमारे साथ हैं, दीपक मलिक प्रदेश अध्यक्ष इंसो जेजेपी, अरविंद गोस्वामी अध्यक्ष युवा आईएनएलडी, शमशेर सिंह गोगी पूर्व विधायक कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शमशेर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। एचपीएससी का कोई मामला नया तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते कि नई भर्ती है तो फिर से पुराने सवाल हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं, एचपीएससी को लेकर पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने, आईएनएलडी ने, जेजेपी ने सवाल उठाए हों सरकार पर भी और एचपीएससी पर भी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इस नए परिणाम को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता कि क्या वाकई में हरियाणा के युवा काबिल नहीं रहे, योग्य नहीं रहे, या फिर कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा षड्यंत्र है युवाओं के साथ? बहुत बहुत नमस्कार श्रोताओं। बात है कि 11 सालों में नए नए काम हो रहे हैं। ये न्यू इंडिया है, ये अमृत काल है। हरियाणा के बच्चे पूरे वर्ल्ड में
मेडल ला सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन के पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई भी नौकरी उनके लिए काबिल नहीं है। वो पीछे आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, वो भी बाहर के लगाए क्योंकि हमारे बच्चे काबिल नहीं है। जी, अब नहीं हो सकता। अगर एमए कोर्स दे दोगे तो कर लेगा वो। ये तो हरियाणा के नौजवानों के साथ धोखा भी है, उनको नाकाबिल साबित करने की साजिश भी है। हरियाणा की सरकार ही अपने बच्चों के साथ धोखा कर रही है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो हमारे बच्चे पहले 50 में कितने होते हैं? अरे भाई, इससे ज्यादा तो आईएएस आईपीएस की लिस्ट में हरियाणा के बच्चे होते हैं उनके पास। किसी को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये तो विचारधारा ही वो है कि सबको मजदूर बनाना है, किसी को कुछ देना नहीं है। पहले तो 7 साल ये क्या करते रहे, एक एडवर्टाइजमेंट की 7 साल तक उसका कोई काम नहीं। फिर चलो 6 साल के बाद 25 में पेपर हो गए, और अब भी इनको बेईमानी करनी है, झूठ बोलना है, उसका इन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है, और इस देश को भी और इस प्रदेश को बर्बाद करना है। ये लोगों को समझना चाहिए। मैं कहता हूं कि गोगी जी, कोई तकनीकी खामी है, शायद आप सफर करते हुए बातचीत कर रहे हैं, आपसे फिर जुड़ेंगे हम। आप बाद भी जनता अगर नहीं जाग रही है तो भगवान ही मान। जी जी जी, जी, इसका जवाब दे नौजवानों को चाहिए। मैं सफू ये कहता हूं, पर भी ये पीजी ट्यूटर का पेप्स नहीं करने तो उनकी ओर कर सरकार बिल है। एससी का चेयरमैन ही हरियाणा का नहीं बन सकता तो बच्चे कैसे लग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये वही एचपीएससी है जहां कैश पकड़ा गया था 2 करोड़ 13 लाख। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है, ना हम भूले, ना अब विपक्ष भूला, ना प्रदेश की जनता भूली तो ये है। एचपीएससी नहीं है, ये एसएस का ऑफिस है, और यहां से कोई अच्छी चीज नहीं सकती। यहां अंधेरा ही अंधेरा निकलेगा। हमारे बच्चों का चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जो आरोप आपने लगाए हैं, जो बात रखी, पहले तो सिर्फ इन्हीं बातों पर हम जवाब लेते हैं। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लगातार ये मामले उठते रहे हैं पीछे, अब कितने ही दफा इन पर जवाब देंगे पता नहीं, कब तक ये सिलसिला चलेगा पता नहीं, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। अब आपने सुना पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी को, वो कहते हैं कि भाई एक तो 7 साल लगा दिया आप लोगों ने, दूसरा क्या बच्चे योग्य नहीं रहे हरियाणा के, उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आप बताइए कि क्यों सिर्फ 39 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं? जी सुदेश जी, देखिए बिल्कुल सवाल उठने चाहिए, और सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब भी बनता है, और उसका जवाब भी मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी मेरे साथी दूसरे पैनलिस्ट साथी बैठे सबकी बातों का जवाब दूंगा, और बड़े अच्छे तरीके से इनका जवाब दूंगा। देखिए, आपने कहा कि आपने जो डिबेट की शुरुआत की कि रिजेक्शन कमीशन या सिलेक्शन कमीशन, मैं इस पे एक शब्द और जोड़ देता हूं, ये क्वालिटी कमीशन है सुदेश जी। इसको आप सिलेक्शन के साथ साथ एक क्वालिटी कमीशन भी इसका साथ आप नाम जोड़ सकते हैं। सुदेश जी, देखिए आपने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के परिणाम नहीं आते, इंतजार करता रहता है युवा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी है, कमीशन को लेकर के जितनी पारदर्शिता है, सुदेश जी एक चीज मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर सिलेक्ट कमीशन की पारदर्शिता। सुदेश जी, मुझे इको ठीक नहीं आ रही, मुझे आवाज रिपीट हो रही है, मुझे आवाज ठीक करवा देते। मैं अपनी टीम को कहूंगी वो इको ना आए इनके कान में, वो एक बार ठीक कर दे। आप अपनी बात रखिए। जी जी संदीप, रिपीट हो पा रही है। जी सुदेश जी, देखिए कभी भी आज तक 2014 से लेकर के 2024 तक कभी भी एक बार भी कमीशन की पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठे हैं। कमीशन ने जितनी पारदर्शिता के साथ काम किया है 2014 से लेकर के 2024 आज चल रहा है, 2026 चल रहा है, सॉरी,
2026 तक इतनी पारदर्शिता के साथ काम किया कि आज हर युवा का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने नौकरियों के अंदर जो पारदर्शिता दी है वो आज से पहले हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं मिली है। वो सबसे ज्यादा पारदर्शी तरीके से नौकरी अगर कभी मिली तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली। भर्तियां कितनी हुई कितनी नहीं हुई उस पर भी मैं आऊंगा सुरेश जी। कांग्रेस की शासनकाल की अगर मैं बात करूं, जब 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल का शासन रहा, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है, मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने कितनी नौकरियां युवाओं को दी। 3,593 नौकरियां। संदीप दे वो कह रहे हैं, जो विरोधी आपके सियासी विरोधी हैं वो कह रहे कि योग्यता तो यहीं से पता लग जाती है कि एचपीएससी का चेयरपर्सन ही हरियाणा मूल का नहीं है, तो हमारे युवाओं में कहां से योग्यता दिखेगी उनको? सुरेश जी पर्ची खर्ची की बात आप कहते थे कांग्रेस को लेकर, अब अटैची मिलती है पैसों से भरी हुई बीजेपी की सरकार में। सुरेश जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। चेयरमैन कौन होगा, हरियाणा का होगा, बाहर का होगा, नहीं होगा, ये कहीं एचपीएससी के संविधान में नहीं लिखा है कि बाहर से कोई चेयरमैन नहीं लग सकता या बाहर से कोई व्यक्ति आकर के कमीशन में नहीं आ सकता है निसंदेह आ सकता है। ये अगर आप ये लोग संविधान की बात करते हो तो आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलिए ना, उसमें बन सकता है, उसमें कोई नियमों से विपरीत जाकर के उसको कोई चेयरमैन बना रखा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुदेश जी। वो बिल्कुल नियमों के अकॉर्डिंग ही चेयरमैन बने हुए। इसमें देखिए, जब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करने की बात आती है तो फिर इस प्रकार के जो सवाल है वो विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं, जो विपक्ष लगातार उठा भी रहा है। दूसरा सवाल मैं बता देता हूं, आप 2014 जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, मेरे पास एक रिपोर्ट है सुरेश जी, मैं आपको दिखा देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस की 13 दिसंबर 2023 की, वो 2013 की वो रिपोर्ट है। किस प्रकार से अपने चहेतों के, सुरेश जी एक बात आपसे भी मैं पूछूंगा, बाकी लोग बैठे हैं, कभी आपने सुना है कि आज तक 2000 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कभी किसी नेता का बेटा एचसीएस लगाओ, किसी अफसर का बेटा एचसीएस लगाओ, कोई अपनी मेहनत से ईमानदारी से अलग बात है, लेकिन 2013 दिसंबर 2013 को एक रिपोर्ट छपी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जिसके अंदर बताया गया कि कांग्रेस के शासनकाल में किन किन नेताओं के बेटों को, उनके रिश्तेदारों को, किन किन उनको उस समय के अफसरों को, जो उस समय सरकार में अफसर थे, उनके बच्चों को नौकरियां दी गई। पूरी लिस्ट है, अगर आप कहते हो आपके मैं चैनल पे अभी दिखा देता हूँ सुरेश जी, मेरे पास वो लिस्ट है, अगर कोई प्रवक्ता दूसरा मांगेगा उसको भी दे दूंगा मैं। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी। आज तक सुरेश जी कभी आपने सुना है 10 साल के शासनकाल में कभी भी किसी भी नेता के बेटे को या फिर किसी अन्य किसी चहेतों को नौकरी मिली? बिल्कुल पारदर्शिता किसने काम किया है और कमीशन काम कर रहा है। दूसरी बात है कि आपने सवाल उठाया कि 39 लोग पास हुए। कांग्रेस सरकार की बिल्कुल मंशा है कि बच्चों को नौकरियां मिले, उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिले, बिल्कुल जो हमारे युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित हो, इसलिए योग्यता के आधार पर नौकरी देने के लिए तुरंत दोबारा से इसका एडवर्टीजमेंट भी कर दी गई है। सरकार की बिल्कुल मंशा साफ है कि युवाओं को नौकरी मिले और बड़े पारदर्शी तरीके के साथ मिले। कि पहले तो पूरी नहीं, वो तो सीढ़ी नहीं चढ़ी है, साथ साथ जो रह गए उसको साथ साथ आप निकाल दे, ये भी आप रिकॉर्ड ही बना रहे हैं, ये भी आप कुछ अलग ही उल्टी गंगा बह रही है। तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जिन बच्चों ने एग्जाम पास किया है उनका इंटरव्यू होगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे। इसके अलावा जितने खाली पद बचे उनके ऊपर भी तुरंत दूसरी बार भर्ती प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है और योग्य है, बिल्कुल योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। यहाँ पे कोई पर्ची खर्ची का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई बैकडोर एंट्री नहीं है जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों में होता है। यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नौकरी मिलती है और हमारा संकल्प है, इसमें हम किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं करने वाले। विपक्ष चाहे जितना मर्जी दबाव बनाए, जिस प्रकार की राजनीति करे, युवाओं को बरगलाने का प्रयास करे, लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमारी जो प्रतिबद्धता है वो योग्य युवाओं को और पारदर्शी तरीके से। तभी मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था जो शमशेर गोगी जी ने सवाल उठाया था, क्या हरियाणा की युवा में योग्यता नहीं? आपके पास आऊंगे, एक बार आप जवाब सोच लीजिएगा। श्वेता ढुल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो युवाओं के ऐसे मामलों को पुरजोर तरीके से उठाती हैं, हर बार उठाती हैं। श्वेता जी, मेरा सवाल आपसे, और आपसे बेहतर शायद कोई जवाब ना भी दे पाए, सिस्टम का खेल है या युवा फेल है हमारे? देखिए, यदि किसी परीक्षा में 98% युवा फेल हो जाए तो ये मेरिट नहीं, मैनिपुलेशन है, ये सीधा मैनिपुलेशन है। जब एक साथ लगभग 100% बच्चे फेल हो रहे हैं किसी परीक्षा में, तो सवाल बच्चों पर नहीं, सवाल सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर उठने चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी उसकी वजह से नहीं। अगर ये क्वालिटी कंट्रोल और मेरिट से हो रहा है तो ताला लगा देना चाहिए एचपीएससी के ऊपर। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और साजिश कैसी? ये केवल इसकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात नहीं है। साजिश कैसी? हरियाणा के युवाओं को अफसर के पद पर चयन नहीं करना है, केवल चपड़ासी तक रखना है, ग्रुप डी तक रखना है। दूसरा, आरक्षित वर्ग का तो चयन करना ही नहीं है, आरक्षित वर्ग की सीटें तो खाली छोड़नी है। और तीसरा, जो भी चयन हो उसमें 80 से 90% हरियाणा से बाहर के युवाओं का चयन करना है। ये सेट एजेंडा पे काम कर रही है भाजपा और मैं इसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बच्चे अयोग्य हैं।
और मैं चैलेंज करती हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को, जो बार बार ये कहते हैं कि एचपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है और पारदर्शी और ईमानदारी तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो मीडिया के सामने आकर कह दें कि 5100 बच्चों में से केवल ये 49 बच्चे योग्य थे, काबिल थे, और बाकी सारे बच्चे नालायक हैं, गधे हैं, इनको कुछ पढ़ना नहीं आता है, 35% लेने के भी लायक नहीं है। और फिर उसके बाद सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है प्रत्येक हरियाणवी से और बंद कर दो अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी कॉलेज 1711 बच्चे तक नहीं दे सकते टीचर बनने के लायक। ये पूरा आज सवाल उठ गया है सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और इनकी मंशा के ऊपर और नियत के ऊपर। चाहे ये कुछ भी कहें, ये खुद किसी सेट एजेंडा पर काम कर रहे हैं और वो सेट एजेंडा हरियाणा के युवा के विरोधी है। जवाब दीजिए संदीप आजाद जी। बाकी मेहमानों को मैं शामिल करूं, चाहे वो जेजेपी से हो या एनएलडी से, उससे पहले जवाब चाहते हैं। सुरेश जी देखिए, ये जो नियम है जो कह रहे हैं कि जी हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही, या जो भी मेरे साथी जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सवाल उठाया, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। हमारी सरकार में कभी भी पता देकर के नौकरी नहीं दी जाती सुरेश जी, हम सिर्फ योग्यता देकर के नौकरियां देते हैं। और मैं एक बात बता देता हूं, एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं मैं आपको। मैंने पहले भी कहा कि एक संवैधानिक संस्था बनाने से लेकर के पेपर चेक करने पर एचपीएससी का कोई रोल नहीं होता है। वो पेपर बनाने वाले भी प्रोफेसर है, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर हैं, और पेपर चेक करने वाले भी जो लोग हैं जो एग्जाम में मार्किंग करते हैं वो भी किसी प्रोफेसर है, वो भी कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एचपीएससी की कोई भूमिका है ये बिल्कुल भी मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें कहीं उनकी भूमिका नहीं है। ये सारा जो काम है वो वहीं पढ़ाने वाले, यूनिवर्सिटीज के पढ़ाने वाले वो प्रोफेसर है जिन्होंने इस पेपर को बनाया, और वहीं के चेक करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को चेक किया। तो आप सवाल किस प्रकार से उठा रहे हैं? और रही बात इनके पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था, कैसे होता था, क्योंकि श्वेता जी तो खुद, मैंने इनका बयान एक बार 2014 विधानसभा चुनाव में कोट कर रहा हूं, जो ये कहती थी कि इन्होंने खुद भी कहा जब इनका टिकट कटा तो उन्होंने कहा कि यहां पर राजा का बेटा राजा बनता है, यहां पर जो जिसके मेरे पिता कोई राजनेता नहीं थे तो मेरे को टिकट नहीं मिला, मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाई। श्वेता जी मैं बता देता हूं, यहां पर हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है कि यहां राजा का बेटा राजा बनता है। यहां पर तो जो योग्य है वही राजा बनता है, और जिसके पास योग्यता है वो सरकारी नौकरी पा भी रहा है और एचपीएससी में भी पा रहा है, वो एचसीएस भी लग रहा है, वो एचसीएस भी लग रहा है। और आपकी सरकारों में, आपकी पार्टी की सरकारों में क्या होता था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस प्रकार, मेरे पास पूरी लिस्ट है श्वेता जी, मैं भेज दूंगा आपको, उस लिस्ट का एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं वो रिपोर्ट भी आपको भेज दूंगा कि आपकी सरकारों में किस प्रकार से चहेतों को नौकरियां दी जाती थी। मैंने पहले भी कहा सुरेश जी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के ऊपर कि कभी भी आयोग की पारदर्शिता के ऊपर, उसके सिलेक्शन प्रोसेस पे कभी कोई सवाल नहीं उठा है। सिर्फ सवाल ये है कि मैंने पहले भी कहा कि पेपर बनाने वाले, श्वेता जी, पेपर बनाने वाले भी प्रोफेसर है, पेपर चेक करने वाले भी प्रोफेसर है, वो भी पेपर चेक करने वाले प्रोफेसर है। आप इस प्रकार के सवाल मत उठाइए, जो आप युवाओं को लगातार जिस प्रकार से बरगलाने का प्रयास करते हैं, युवा आप नहीं फंसेगा, आपकी बातों में नहीं आने वाला है। युवा को अपनी मेहनत पर भरोसा है और मेहनत के माध्यम से नौकरी मिल रहा है। हम कभी नहीं करते कि हम युवा का पता देखते हैं कि भैया वो रोहतक का रहने वाला है, कितनी और मेहनत करे कि 35% के क्राइटेरिया में आ जाए हरियाणा का युवा, ये भी सवाल है। छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। जो आपने बात की उस पर श्वेता ढुल जी का भी हम रिएक्शन लेंगे, बाकी मेहमानों को भी जोड़ेंगे, होंगे। श्वेता जी, आपसे संदीप के आरोपों का जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले जेजेपी की तरफ से इंसो के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक, उनका मैं रुख करना चाहती हूं, उनकी पार्टी का उनका स्टैंड मैं जानना चाहती हूं। दीपक, आप युवा हैं और आप समझते होंगे, जानते होंगे युवाओं का दर्द। अगर बेरोजगारी है तो हालात क्या होते हैं, और जब वहां पर किसी भर्ती के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़े और उस भर्ती का जब 7 साल बाद रिजल्ट आता है तो वो 35% मार्क्स लेने वाले सिर्फ 39 लोग हैं, और वो भी अभी पड़ताल करनी पड़ेगी क्या उन 39 में से कितने हरियाणा के बच्चे हैं। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? आपको भी लगता है कि सिस्टम खेल कर रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के युवाओं के, छात्रों के इतने संजीदा मुद्दे पर आपने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे हम अपनी बात रख सकें। और रही बात, ये अभी मेरे से पहले दोनों पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। प्रदेश की सरकार वो युवाओं के साथ धोखा कर रही है, ज्यादती कर रही है, और बीजेपी और कांग्रेस जो जिन लोगों को हरियाणा की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ है। कहीं ना कहीं फ्रेंडली मैच आपस में खेल रहे हैं, युवाओं और छात्रों के साथ दोनों मिलकर के धोखा कर रहे हैं। रही बात एचपीएससी की, कंप्यूटर साइंस पीजीटी की भर्ती की, अगर मैं गलत ना हूं तो 2019 में ये भर्ती निकली,
लगातार फॉर्म भरे गए जारी रहे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2023 में शायद इसको रीएड किया गया और 2023 में 1711 पोस्ट रीएड की गई, जिसमें से हरियाणा कैडर की 1600 लगभग 33 पोस्ट 1633 पोस्ट थी और 78 पोस्ट मेवात कैडर की थी। उसके बाद अब ये इतने सालों बाद ये रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में भी जो एचपीएससी जो सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन कमीशन है, वो एचपीसी का चेयरमैन है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा का नहीं है। तो हरियाणा के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, हरियाणा के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। सिर्फ 39 लोग ही पास किए गए। ये तो सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है, ये आपके कॉलेज यूनिवर्सिटियों पर सवाल करता है, ये आपकी शिक्षा पर, आपके ये हर चीज पर सवाल। आप देखिए, क्या यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर असमर्थ हैं? क्या इन बच्चों को पढ़ा नहीं गया? आलोक वर्मा जी का पहले भी एक बयान आया था कि आपकी पढ़ाई ठीक नहीं है। और ऐसे ही एचपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां चल रही हैं, उसमें भी ऐसे ही उसके इंग्लिश का जो रिजल्ट 713 पोस्टों में सिर्फ 151 पास किए गए। डिफेंस का 23 में से सिर्फ 7 बच्चे पास किए गए। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। और मैं बड़े ही मन से एक बात आपको बता देना चाहूंगा, हरियाणा का युवा इनकी तरफ आस भरी निगाहों से देख रहा था, मगर ये हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। इतनी पोस्टें खाली रख के मैं सवाल पूछना चाहूंगा संदीप आजाद जी से। रही बात क्राइटेरिया की, जो 35% का जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया गया है, वो बनता ही नहीं है। जब हम सीटेट बनाए हुए हैं, एस्टेट बनाए हुए हैं, या तो इनको अपनी संस्थाओं को खत्म करो। ये भी तो एक सरकार की संस्था, जो नेट का टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी सरकार की संस्था ले रही है। एस्टेट और सीटेट है, वो क्राइटेरिया पास कर करके ये छात्र यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो अनपढ़ लोग जो इन छात्रों पर सवाल उठाते हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटियों के, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कभी स्कूल में कभी रेस में भी गोल्ड नहीं मिला। और ये बच्चे यूनिवर्सिटियों के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटियों के टॉपर हैं। और जो अनाप शनाप इन छात्रों के बारे में बात की जा रही है। एचपीएससी के छात्र भी पंचकुला में धरने पर बैठे हैं। और बात इक्विटी की यूनिवर्सिटी कॉलेजों में की जा रही है। आप देखिए, जो आरक्षण का कहीं सबसे ज्यादा वायलेशन कहीं हो रहा है, एससी-बीसी समाज के वायलेशन का, और जो भी रिजर्वेशन जो है उसका वायलेशन असलियत में कहीं हो रहा है, तो एचपीएससी में हो रहा है। ये कौन सी इक्विटी देंगे ये लोग? कौन सी इक्विटी देंगे? सबसे ज्यादा ज्यादती एससी-बीसी समाज के साथ ही एचपीएससी में हो रही है। और सर्व समाज के छात्रों को जो रिजेक्ट कर दिया गया है, वो एचपीएससी पर सवाल खड़ा करता है। 35% का क्राइटेरिया हरियाणा के छात्रों के लिए नासूर बन गया है। कांग्रेस की जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं छात्रों की लड़ाई लड़ने में असमर्थ है। सरकार के जो लोग हैं, वो आलोक वर्मा जो एचपीसी का नकारा चेयरमैन है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के युवा और छात्रों के साथ धोखा कर रहा है। हरियाणा के युवा और छात्रों को कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा का युवा और छात्र समर्थ नहीं है। हरियाणा का युवा और छात्र समर्थ है और समर्थ दिखा देगा। अगर ये सरकार इन रूलों को वापस नहीं लेगी, तो इस बीजेपी को आप बेशक से आपत्ति जताना, इस बीजेपी को लात मार के ये बता देगा कि हम असमर्थ हैं, और वो समर्थता समय रहते हम दिखाएंगे। संदीप आजाद जी, सवालों की बौछार आज आपके ऊपर ही है, क्योंकि केंद्र में तो आप हैं और प्रदेश में भी आप हैं, सरकार आपकी, संस्थाएं आपके अंडर हैं। अब सवाल सीधे सीधे वही बार बार आ रहा है कि भाई योग्य कैसे नहीं है? आपके ही पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कहते कि भाई जब हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जा सकते, दूसरे राज्यों के हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, यानी वो ये तो मानते कि हमारे बच्चे योग्य हैं, वो दूसरे प्रदेशों में भर्ती हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ उनकी योग्यता को क्या हो जाता है फिर? और जो 35% क्राइटेरिया रखा है, क्या नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए? 35% का क्राइटेरिया जो है, क्या ऐसे क्राइटेरिया फिर सरकार बनाने में नहीं लागू होने चाहिए? कितने वोट प्रतिशत के साथ सरकारें बन रही हैं? सुदेश जी, आपको क्या लगता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्या वहां हमारा एक पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता था क्या? आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? कोई मिनिमम क्राइटेरिया तय नहीं किया जाना चाहिए क्या? क्या मेरे साथी दीपक मलिक जी जो 35% के उस क्राइटेरिया पे सवाल उठा रहे थे, हम भी स्कूल में पढ़ के आए हैं। जब हम 10वीं में होते थे तो हमें भी वहाँ 33% अंक लेने होते थे। जब हम कॉलेज में तब भी वहाँ 35% अंक लेने होते थे। क्या दीपक जी हमारी पढ़ाई के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? और मैं बता देता हूँ सुदेश जी आपको, 2008 के अंदर एचसीएस रूल बना था कांग्रेस की सरकार में,
45% का क्राइटेरिया उस समय निर्धारित किया गया था एचसीएस रूल के अंदर, और किसी न किसी चीज के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया बिल्कुल तय किया जाता है। कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी परीक्षा में हो, ऐसे नहीं कि परीक्षा में बैठने वाला हर व्यक्ति पास कर दिया जाएगा, हर व्यक्ति को चयन कर दिया जाएगा। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या नासूर बन गया? किस चीज का नासूर बन गया? भैया 11,000 अप्रैल 10 साल के अंदर 11,000 से ज्यादा नौकरियां एचपीएससी ने दी है अभी तक। दीपक जी 11,000 से ज्यादा नौकरियां दी है एचपीएससी ने अभी तक। आप उस चीज में जा ही नहीं रहे, आप उस चीज को देख ही नहीं रहे। कोई ना कोई क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कोई ना कोई क्राइटेरिया। आप ऐसे नौकरियां नहीं दे सकते कि चलिए आइए फार्म भरिए नौकरियां दे दीजिए। ये पूरा आपकी सरकारों में होता होगा, ये कांग्रेस में होता होगा, ये इंडिया की सरकार में होता होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सकता। यहाँ पर योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ मिलेगी। लेकिन संदीप जी, अगर योग्य नहीं है हमारे युवा जो योग्य नहीं है, तो फिर इसमें किसने कहा योग्य नहीं है? हमारे मैंने कहा, अगर 35% नहीं ला पा रहे, अगर 35% नंबर वो नहीं ला पा रहे हैं, तो कोई कमी फिर उनकी पढ़ाई लिखाई में होगी। तो पढ़ाई लिखाई तो किसी दूसरे जगह जाके नहीं करते होंगे। सुरेश जी, मैंने इस बात का जवाब पहले दे दिया था। ये जो एग्जाम सेट करते हैं, जो एग्जाम चेक करते हैं, इसके अंदर एचपीएससी की कहीं कोई भूमिका नहीं है। एग्जाम सेट करने वाले एचपीएससी के मेंबर्स बैठ करके, एचपीएससी का चेयरमैन बैठ करके अभी एग्जाम नहीं बनाता है, ना वो एग्जाम को चेक करता है वहां बैठ करके। पेपर बनाने वाले भी हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, पेपर चेक करने वाले भी हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, वही बनाते हैं और वही चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कहा कुछ भी नहीं है ना। और पहले कहा इन्होंने कि हरियाणा के लोगों को नौकरी मिलती है, हरियाणा के लोग भी बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग आ सकते हैं। ये अधिकार इस देश के संविधान ने उनको दिया है। इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिया वो किसी से छीना नहीं जा सकता। हो सकता है आपकी सरकारों में पता देखा जाता था, मैंने पहले कहा सुरेश जी, आप पूर्ववर्ती सरकारों में पता देख करके नौकरियां दी जाती थी कि झज्जर का है, रोहतक का है, सिरसा का है, ये संदीप आजाद जी तो कह रहे हैं कि आपकी सरकारों में ये होता होगा, योगी साहब वो कह रहे हैं कि आपकी सरकारों में ये होता होगा कि पता देखकर, अमीर गरीब देखकर नौकरियां दी जाती होंगी। यहाँ तो हम योग्यता देख रहे हैं। अब इनकी योग्यता का पैमाना है कि 35% तो आपको लेने ही होंगे जी, उसके बाद ही आप उस पैमाने पर खरा उतरेंगे। कसौटी रख दी इन्होंने। एक बात, मेरे 1 सेकंड की मेरी एक बात है, दीपक जी आएंगे आपके पास। हाँ, गोगी साहब को जोड़ लिया है, उनसे सवाल किया जी। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद साहब ये कह रहे हैं, संपर्क टूट गया। दीपक अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर हम श्वेता के पास चलते, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए दीपक मलिक, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। क्या कह रहे थे अभी? शमशेर जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, बोलिए। जी दीपक, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक बार चेक कीजिएगा, गेस्ट तक आवाज शायद नहीं पहुंच पाई। श्वेता, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, आप कुछ कहना चाहती थी, पहले तो वो बात पूरी कीजिएगा जी। मैं ये कह रहा हूं आगे शमशेर जी। जी कि क्राइटेरिया जो है वो रखना चाहिए, लेकिन +2 के एग्जाम में पीएचडी का सिलेबस नहीं लगाना चाहिए। और आजाद साहब बहुत बार कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में होता होगा, लेकिन पहले की सरकारों में ना तो न्यू इंडिया था, ना अमृतकाल था, और ना एचपीसीसी के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिलते थे। देखो, झूठ बोलना हो, प्रचार करना हो, तो उसमें बीजेपी का कोई पूरे वर्ल्ड में मुकाबला नहीं है। आपने कभी देखा होगा चुनाव में सभा में? गोगी जी, आप तो चुनाव में खुद ही कह रहे थे कि जी हम पहला अपना घर भरेंगे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, उसके बाद बाकी लोगों का भरेंगे। गोगी जी भूल गए आप। अरे मैं आज आप गोगी जी भूल गए, कहते मैं जो कह रहा था असम हल्के की जनता के लिए कह रहा था, और आज भी कह रहा हूँ, उस दिन नहीं कह रहा था। ये आपके नैरेटिव है। सुरेश जी, एक रिपोर्ट है, मैंने पहले भी कहा किन किन साहित्यों को किस प्रकार से एचसीएस इनकी सरकारों में लगाया गया था। मेरे पास रिपोर्ट है, ये फोन मैं तो आप बात आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। कैसे की बेटी को चेयरमैन लगा दिया था उन्होंने। संदीप जी एक बार सुनते, फिर एक बार जवाब इनसे जो सवाल मैंने पूछा है उसी का जवाब दे रहे, फिर जो बनेगी बात तो आगे आएंगे आपके पास। जी, इनको आजाद सिंह जी को बड़ी जल्दी है, क्योंकि इनको बेचारों को टाइम नहीं मिला ना आजादी की लड़ाई में टाइम मिला। उस टाइम ये चमचागिरी करते रहे। अब आरएसएस के बकावे में देश के खिलाफ काम करना है। हरियाणा के बच्चे हर जगह फर्स्ट आते हैं, लेकिन अपनी स्टेट में ही फर्स्ट नहीं आते हो। जब असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए गए तब भी 185-86 आदमी बाहर के लगा दिए गए, तब भी काबिल नहीं थे।
अब वो पास ही नहीं हो रहे। पास तो तब होंगे ना जब उन्हीं का सिलेबस उन्हीं को दोगे। आप पहली क्लास में नर्सरी के बच्चे को कह दो कि 10वीं का एग्जाम देना है तो कैसे देगा वो? और वो डिग्री लेके आए करके बीटेक करके आए हैं, इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि उनकी डिग्रियां भी बोगस हैं। अगर उनको 35 नंबर लेने की भी उनमें क्षमता नहीं है तो फिर उनकी डिग्रियां भी ऐसे ही होंगी। आप तो ऐसा देश बनाना चाहते हो कि जहां पे मतलब हो सकता है इनकी विचारधारा के लोग इन लोगों 5000 लोगों के बीच में इनको ना मिले हो, इसलिए उनको दोबारा चांस देने के लिए अब फेर निकाल दिया। और अब होगा क्या? 7 साल के बाद ही दोबारा पेपर होगा, या 7 महीने में होगा, या 7 दिन में होगा? तुरंत ले लो ना पेपर फिर उनका, तुरंत ले लिया और जाएगा। पेपर चिंता मत कीजिए प्रोफेसर गोगी जी, आप तुरंत बनाएंगे। ले- सरकार को चिंता है युवाओं को नौकरी देने की। सरकार को चिंता होती तो ये बहस ही नहीं होती आज। और सरकार को चिंता होती तो युवा रो नहीं रहे होते। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा नहीं पेपर लेने होता से ये लोग एजुकेटेड नहीं हो जाएंगे। ये इनको अपनी विचारधारा के एडजस्ट करने हैं, इसलिए दोबारा मौका दिया जा रहा है और उनको फेल किया जा रहा है। अरे गोगी जी, एक सवाल है मेरा आपसे, कभी एक सिंगल कोई ऐसी खबर बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का बेटा कोई अच्छी लगा हो, कोई किसी भर्ती में सिलेक्शन हुआ हो, या फिर किसी किसी सिफारिश से नौकरी दी। और मैं दिखा देता हूँ लिस्ट आपको, मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि आपकी सरकार में किस किस प्रकार से अपने चहेतों को नौकरी दी जाती थी। मैं आपको बताता हूँ, HPSC के दफ्तर में वो जो पैसे मिले थे वो किसके पैसे थे? जिनके पास पैसे मिले थे वो सजा भुगत रहे हैं। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप बताओ किसके पैसे थे वो? और नीरज जी कहां गए? अब एक नीरज जो प्राइवेट आदमी था, जो बीजेपी पार्टी का आदमी था, उसको उसके अंदर लगा के रखा हुआ और वहां पे वो पैसे रख रहा है। ऐसे ऐसे तो तुमने काम कर दिए। आप पूरा लोकतंत्र और पूरी व्यवस्था खत्म करने के बाद भी फिर जोर जोर से बोलने से आदमी सच्चा थोड़ी हो। चलिए संदीप जी, आपसे एक साथ ही जवाब लेंगे। श्वेता डुल कुछ कह रही है। श्वेता जी, श्वेता बोलिए। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि 35% क्राइटेरिया में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 35% क्राइटेरिया की आड़ में जो किया जा रहा है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये असंभव है कि गोल्ड मेडलिस्ट, कई बार एस्टेट पास किए हुए, नेट, JRF, यूनिवर्सिटी टॉपर युवा फेल हो जाए। IIT टॉपर यहाँ फेल की गई है, BHU टॉपर यहाँ फेल की गई है। और ना केवल इसमें कंप्यूटर PGT में आप उठा के देखें, पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर वाला 613 पदों के लिए केवल 151 बच्चों का चयन हुआ। इससे पहले ADO में 600 पदों के लिए केवल 50 बच्चों का चयन हुआ। तो ये हर एक परीक्षा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चे अयोग्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 11,000 बच्चों का चयन कर चुके हैं, तो श्वेत पत्र पर लिख कर दे कि 11,000 में से हरियाणा के कितने बच्चे लगे हैं, क्योंकि हरियाणा के केवल 20 या 30% ही बच्चे लगे हैं। सच बात है ये, जो ये लिख कर दे नहीं सकते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि HPSC चेयरमैन और सेक्रेटरी का क्या रोल, प्रोफेसर ही पेपर बनाते हैं और प्रोफेसर ही चेक करते हैं। तो HPSC के चेयरमैन सेक्रेटरी को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते हैं यदि उनका रोल नहीं है तो? क्योंकि सेक्रेटरी इज एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी, और अगर वो ढंग के प्रोफेसर नहीं चुन पा रहा है जो ढंग के पेपर बना पाए, तो ये अपने आप में फेलियर है HPSC का, ये सिस्टम का फेलियर है, ये आपकी सरकार का फेलियर है। और ये जो बार बार कह रहे हैं पारदर्शिता, निष्पक्षता से इन्होंने ईमानदारी से पेपर लिए हैं, तो मैं याद करवा देना चाहती हूँ 2016 का कैश फॉर जॉब स्कैम भी, और 2021 का अनिल नागर का रिश्वत कांड भी, जहां 1 करोड़ 8 लाख रुपए की रिश्वत पकड़ी गई। इन्होंने कहा अनिल नागर तो पकड़ा गया ना। अब यहां पर भी एक सवाल बनता है, जब मुझे चेयरमैन से मिलना हो, आपको चेयरमैन से मिलना हो, या बच्चों को चेयरमैन से मिलना हो, तो थॉरो चेकिंग होती है, सिक्योरिटी है इतनी ज्यादा, मोबाइल फोन्स रखवा लिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि कैमरा तो नहीं है, और फिर जाने दिया जाता है। 3 बार चेकिंग होती है, लेकिन वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए की अटैची नीचे बिना किसी सिक्योरिटी की चेकिंग के 3री मंजिल पे पहुंच जाती है। कमाल की बात है, आप तो यहाँ मगरमच्छों को बचाते और मछलियां पकड़वाते हो। चलिए संदीप से अब जवाब ले लेते श्वेता जी। जी संदीप आजाद जी, जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप लग गए हैं, सीधे सीधे तलवारें तान कर आज सारे विपक्षी धड़े तैयार हैं, और क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है और बार बार ये बातें हो रही, दोहराई जा रही है, संतोषजनक जवाब कहीं से नहीं मिल रहा, जवाबदेही नहीं है कहीं पर, ऐसे लगता है कई बार।
देखिए सुरेश जी, बिल्कुल जवाबदेही है सरकार की और निसंदेह इसमें कोई संशय नहीं। मैंने पहले भी कहा कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में तीसरी बार है, सुरेश जी आप भी जानते हैं, आपने भी लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव आप रखते हैं, उसका सबसे बड़ा एक जो मुद्दा था वो हरियाणा के युवाओं को पारदर्शी तरीके से ईमानदारी से नौकरी देने का सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर रहा। क्योंकि इस मुद्दे को हमने बिल्कुल नजदीक से देखा है कि सरकार से युवाओं का एक भरोसा जगा कि इस सरकार में है जहां मेहनत का, उसकी योग्यता की कदर हो रही है, जो युवा मेहनत करता है उसके बल पर उसको नौकरी मिलती है, उसको नौकरी के लिए किसी नेता के पीछे चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, उसको नौकरी के लिए अपने मां के जेवर गिरवी नहीं रखने पड़ते, उसको नौकरी के लिए अपनी जमीनें नहीं बेचनी पड़ती है। ये विश्वास आज एक युवा का है। और देखिए आप किस प्रकार से आज हर जिले के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर कितने कितने पुस्तकालय खुल गए हैं, जहां पर बैठ करके आप कभी देखिए कि वहां पर भरे रहते हैं बच्चे, तैयारी कर रहे हैं कि हमें इसी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। और इस सरकार में मैं ऐसे ऐसे युवाओं को जानता हूं सुरेश जी, जिन्होंने एक साल में 2-2, 3-3 बार भी नौकरियां ली है, 2-2, 3-3 बार जिनका चयन हुआ है इस सरकार के अंदर। और श्वेता जी बार बार एक सवाल उठाती है। श्वेता जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। इस संविधान ने अधिकार दिया है कि इस देश का युवा किसी भी प्रदेश में करके नौकरी कर सकता है, वहां अप्लाई कर सकता है, वहां का एग्जाम दे सकता है, वहां पे इंटरव्यू में बैठ सकता है। शुक्रिया सभी मेहमानों का। संदीप जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बहुत सार्थक बातचीत हुई है। जो मुद्दा जितना गंभीर था उतने ही गंभीरता से आप लोगों ने सवालों को सुना और जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। आज सवाल सिर्फ एचपीएससी के 1-2 रिजल्ट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हरियाणा का युवा सालों से सिस्टम पर उठाता रहा है, करता आया है। भर्तियां निकलती हैं, उम्मीदें बंधती हैं, लेकिन नतीजे आते आते उम्र निकल जाती है। युवाओं का आरोप है एचपीएससी अब सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन का प्रतीक बनता जा रहा है। जब हजारों पदों के लिए चंद युवा ही पास होते हैं तो सवाल उठता है, क्या हरियाणा के युवाओं में काबिलियत नहीं, या फिर काबिलियत को पहचानने की नीयत नहीं? खाली पदों से स्कूल, दफ्तर और व्यवस्था जूझ रही है और खाली हाथ युवा सिस्टम की चुप्पी से लड़ रहा है। आज जरूरत सिर्फ सफाई की नहीं, जवाबदेही की है, क्योंकि अगर भरोसा ही टूट गया तो फिर आयोग नहीं, पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा होगा। नमस्कार।